नमस्ते। आज के इस बेहतरीन सेशन में हम बायोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहद ज़रूरी चैप्टर पर बात करने वाले हैं। अध्याय 7, जीव जनन कैसे करते हैं। कृष दिवाकर सर के इन शानदार बाइलिंगुअल नोट्स के साथ हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक को एकदम पक्का कर लेंगे। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज के एजेंडे में क्या क्या है। हम कुल 6 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, जनन यानी रिप्रोडक्शन के बेसिक्स। दूसरा, आखिर जीव जनन क्यों करते हैं। तीसरा, डीएनए कॉपी और सेल डिवीजन। चौथा, डीएनए कॉपी होने में जो वेरिएशंस आते हैं वो। पांचवा, उन विभिन्नताओं का महत्व। और आखिर में बोर्ड्स के लिए सॉलिड एग्जाम प्रेप। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, जनन के बेसिक्स। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। यानी जनन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए जीव अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देते हैं। है ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई इस प्रोसेस की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। इसकी 4 मेन रीजंस हैं। पहला, किसी भी प्रजाति को खत्म होने से बचाना। दूसरा, धरती पर जीवन की कंटिन्यूटी बनाए रखना। तीसरा, पेरेंट्स के गुण बच्चों में ट्रांसफर करना। और चौथा, सबसे जरूरी, वेरिएशंस यानी नई विभिन्नताओं का निर्माण। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि इसी प्रोसेस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन माता पिता से उनकी संतानों में ट्रांसफर होती है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। आखिर जीव जनन करते ही क्यों हैं। मतलब देखा जाए तो इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो फिर इसकी जरूरत क्या है। इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है सर्वाइवल। पृथ्वी पर अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए। अगर जनन रुक गया तो समझ लीजिए वो प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। गेम ओवर। और आपने नोटिस किया होगा कि एक ही प्रजाति के जीव दिखने में काफी हद तक एक जैसे होते हैं, क्योंकि जनन उनकी बेसिक बॉडी डिजाइन को मेंटेन रखता है। अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, डीएनए कॉपी होना और कोशिका विभाजन। ये जो ब्रेन बॉक्स है ना, ये लिटरली कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का मास्टर की है। क्या जीव अपने एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं? हाँ, क्योंकि उनकी बॉडी डिजाइन बनाने का मैकेनिज्म सेम होता है। इसे ऐसे समझिए, हमारी हर एक सेल के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए, जो हमारी सारी खानदानी यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। डीएनए का असल काम है प्रोटीन्स बनाने के ये इंस्ट्रक्शंस देना, और वही प्रोटीन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। इसीलिए जनन में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है डीएनए की कॉपी बनना, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एकदम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। शुरुआत होती है डीएनए की एक नई कॉपी बनने से। इसके बाद ओरिजिनल और नई डीएनए कॉपी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। फिर होता है सेल डिवीजन, यानी एक कोशिका का 2 हिस्सों में बंटना। और फाइनली हमारे पास 2 नई पुत्री कोशिकाएं यानी डॉटर सेल्स बनकर तैयार हो जाती हैं। कितना सिस्टमैटिक है ना ये पूरा प्रोसेस। अब आता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सेक्शन 4, डीएनए कॉपी करने में आने वाली विभिन्नताएं। देखिए, नेचर में कुछ भी 100% परफेक्ट नहीं होता। जब डीएनए की कॉपी बन रही होती है तो वो हमेशा एकदम एग्जैक्ट या फोटोकॉपी जैसी नहीं होती। उसमें कुछ छोटी मोटी गलतियां या एरर्स रह जाते हैं। और जानते हैं, ये छोटी त्रुटियां ही वेरिएशंस यानी विभिन्नताओं को जन्म देती हैं। ये वेरिएशंस 2 तरह के हो सकते हैं, या तो बहुत ही छोटे या फिर एकदम ड्रास्टिक और बड़े बदलाव। सेक्शन 5, आखिर इन वेरिएशंस की, इन छोटी छोटी गलतियों की इंपॉर्टेंस क्या है। इसे समझने के लिए हमें पहले निच यानी नीश का कॉन्सेप्ट समझना होगा। नीश किसी भी इकोसिस्टम में वो खास जगह है जहां कोई जीव रहता है और अपना रोल प्ले करता है। जनन किसी भी पॉपुलेशन की स्थिरता बनाए रखता है ताकि वो अपने उस निच में आराम से रह सकें। लेकिन एक बात सोचिए, क्या हमारा पर्यावरण हमेशा एक जैसा रहता है? बिल्कुल नहीं। कभी तापमान अचानक बढ़ जाता है, कभी जल स्तर बदल जाता है, तो कभी पूरी जलवायु ही बदल जाती है। ऐसे मुश्किल वक्त में जो फायदेमंद वेरिएशंस होते हैं वो किसी सुपर पावर की तरह काम करते हैं और जीवों को इन बदलते हालातों में भी जिंदा रहने में मदद करते हैं। इसे एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, पानी में रहने वाले कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया हैं। अगर अचानक से उस पानी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो नॉर्मल बैक्टीरिया तो मर जाएंगे,
लेकिन अगर डीएनए कॉपी होते वक्त कुछ बैक्टीरिया में गर्मी सहने वाला वेरिएशन आ गया था, तो वो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उस खौलते पैनी में भी जिंदा बच निकलेंगे। मतलब एक छोटी सी विभिन्नता ने पूरी की पूरी प्रजाति को खत्म होने से बचा लिया। है ना कमाल की बात? तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, जब ये यूजफुल वेरिएशंस एक के बाद एक कई पीढ़ियों तक इकट्ठे होते रहते हैं तो जन्म होता है इवोल्यूशन यानी विकासवाद का। ये विभिन्नताएं ही वो हथियार हैं जो जीवों को बदलते पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालने में मदद करती हैं। यही जीवन के विकास का सबसे बड़ा सीक्रेट है। और अब सेक्शन 6, जिसका आप सबको इंतजार था, एग्जाम प्रेप और कीवर्ड्स। चलिए फटाफट पूरे चैप्टर की एक क्विक समरी ले लेते हैं। पहला पॉइंट, जनन जीवन की निरंतरता बनाए रखता है। दूसरा, जनन के लिए डीएनए की कॉपी बनना सबसे जरूरी स्टेप है। तीसरा, डीएनए कॉपी होते वक्त ही वेरिएशंस आते हैं। और चौथा, यही वेरिएशंस जीवों के सर्वाइवल और उनके इवोल्यूशन में मदद करते हैं। बस ये 4 बातें दिमाग में सेट कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम्स में सही साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, तो एक बार इन शब्दों को देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन को हम जनन कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए प्रतिकृति, वेरिएशन हो गया विभिन्नता, क्रोमोसोम है गुणसूत्र, न्यूक्लियस यानी कोशिका का केंद्रक, इवोल्यूशन को कहते हैं विकासवाद, स्पीशीज का मतलब है प्रजाति और ऑफस्प्रिंग का मतलब है संतान। इन कीवर्ड्स पर आपकी पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए। चलिए अब एक छोटा सा पॉप क्विज हो जाए। सवाल नंबर 1, जनन क्या है? अगर ये सवाल आता है तो आपको सीधा और सटीक जवाब देना है, समान प्रजाति के नए जीवों का निर्माण करना ही जनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए प्रतिकृति क्या है? इसका टू द पॉइंट आंसर होगा, कोशिका के अंदर डीएनए की हूबहू प्रतिलिपि यानी कॉपी बनने के प्रोसेस को डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। और आखिरी सवाल, विभिन्नताएं क्यों महत्वपूर्ण हैं? इसका एक लाइन में सबसे दमदार जवाब है, क्योंकि ये बदलते पर्यावरण में जीवों को जीवित रहने में सहायता करती हैं। बस फुल मार्क्स पक्के। आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, अगर नेचर में डीएनए की 100% परफेक्ट कॉपी बन रही होती तो विकासवाद या इवोल्यूशन तो कभी होता ही नहीं। तो क्या हम सब, ये पूरी दुनिया सच में बायोलॉजी की बस कुछ बेहद खूबसूरत गलतियों का ही नतीजा है? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आज का ये एक्सप्लेनर सच में बहुत ही जबरदस्त और रोचक होने वाला है। आज हम कृष दिवाकर सर के प्रीमियम हैंडरिटन नोट्स को बेस बनाकर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिटेल में समझेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिंगल ऑर्गेनिजम्स। देखिए, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कितनी तेजी से और कितने स्मार्टली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये अपने आप में एक मैजिक है। तो बस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सीधे मुद्दे और इन बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। तो चलिए फटाफट आज के सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक्स से, फिर हम देखेंगे फिजन के अलग अलग टाइप्स, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन पर बात करेंगे, फिर बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आखिर में स्पोर फॉर्मेशन। और हाँ, एंड में आपके एग्जाम के लिए एक धमाकेदार रिवीजन समरी तो है ही। शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, बेसिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सब जानते हैं कि बड़े मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, राइट? लेकिन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल, फास्ट और सच में फैसिनेटिंग होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन की बेसिक परिभाषा क्या है? देखिए, जब एक ही पेरेंट से बिना किसी गैमीट्स की मदद के नए जीव बन जाते हैं तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ एक सिंपल सा नियम ध्यान में रखिए, A इक्वल्स अलोन, यानी इस प्रोसेस में किसी पार्टनर की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही काफी है और एब्सोल्युटली नो गैमीट्स इन्वॉल्व्ड। और इस कॉन्सेप्ट को लाइफ लॉन्ग याद रखने के लिए कृष सर का एक बड़ा ही शानदार फॉर्मूला है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। वो कहते हैं सिंगल पेरेंट इक्वल्स सिंगल टेंशन। है ना मजेदार? यहाँ पार्टनर ढूंढने की टेंशन है ही नहीं। जैसे 2 मिनट में मैगी बनकर तैयार हो जाती है ना, ठीक वैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एकदम फास्ट प्रोसेस है। ये मेमोरी ट्रिक इतनी सॉलिड है कि चाह कर भी नहीं भूल सकते। इस प्रोसेस के कुछ बेसिक फीचर्स को जल्दी से समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ सिर्फ एक पेरेंट शामिल होता है, गैमीट्स एब्सेंट होते हैं, प्रोसेस बहुत फास्ट होती है
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कार्बन कॉपी यानी आइडेंटिकल होते हैं। और ज्यादातर लोअर ऑर्गेनिजम्स इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो इसकी कमाल की एफिशिएंसी दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला और सबसे कॉमन टाइप, फिजन। फिजन का सिंपल सा मतलब ही होता है स्प्लिटिंग, यानी टूटकर अलग होना। फिजन में होता ये है कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म टूटकर 2 या उससे ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसके 2 मेन टाइप्स होते हैं, बाइनरी और मल्टीपल। अब नाम से ही क्लियर है, बाय का मतलब होता है 2 और मल्टी मतलब बहुत सारे। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सारे माइक्रोस्कोपिक प्लेयर्स इस मेथड का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब अमीबा का डिवीजन देखिए, ये बड़ा ही दिलचस्प स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले न्यूक्लियस बड़ा होता है, फिर वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। उसके बाद उसके आसपास का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और लो, बन गए 2 बिल्कुल नए अमीबा। क्रिश सर यहाँ कहते हैं कि अमीबा इस प्रक्रिया में मानो हंसता हुआ कहता है, भाई 1 से भले 2। अब ये एक हाई प्रायोरिटी एग्जाम बूस्टर है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अमीबा किसी भी प्लेन या डायरेक्शन में डिवाइड हो सकता है, लेकिन लीशमेनिया में एक लंबी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम फ्लैजिलम कहते हैं। इस फ्लैजिलम की वजह से लीशमेनिया सिर्फ एक डेफिनेट लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में ही डिवाइड होता है। एग्जाम में पॉइंट स्कोर करने के लिए ये डिस्टिंक्शन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए अब मल्टीपल फिजन पर आते हैं। मलेरिया फैलाने वाला जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें न्यूक्लियस एक प्रोटेक्टिव वॉल के अंदर बार बार डिवाइड होता है। क्रिश सर इसको बड़े मजाकिया अंदाज में समझाते हैं कि देखो, बाइनरी मतलब 2 बच्चे, लेकिन मल्टीपल मतलब पूरा का पूरा स्कूल। एक ही बार में ढेरों नई सेल्स तैयार हो जाती हैं। अब हम आते हैं अपनी तीसरे सेक्शन पर, फ्रैगमेंटेशन और रीजेनरेशन। ये सच में उन हैरतअंगेज ऑर्गेनिजम्स के बारे में है जो टूटने या कटने के बाद भी न सिर्फ सर्वाइव करते हैं बल्कि पहले से ज्यादा तेजी से फ्लरिश करते हैं। फ्रैगमेंटेशन का सीधा सा अर्थ है जब एक ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली कुछ टुकड़ों या फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है और फिर हर एक टुकड़ा ग्रो करके एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। स्पाइरोगायरा इसका जबरदस्त एग्जाम्पल है। क्रिश सर का बड़ा ही फनी कॉन्सेप्ट है यहाँ कि भाई स्पाइरोगायरा के लिए तो ब्रेकअप के बाद भी लाइफ एकदम सेट रहती है। स्पाइरोगैरा का फ्लो चार्ट देखिए, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। शुरुआत में एक पेरेंट स्पाइरोगैरा है जो अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। फिर हर एक टुकड़ा आगे ग्रो करना शुरू करता है और अंत में हर एक फ्रैगमेंट से बिल्कुल नया और सीमलेस ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। कितना स्मूथ प्रोसेस है। दूसरी तरफ है रीजेनरेशन। ये खोए हुए बॉडी पार्ट्स को वापस उगाने की क्षमता है। प्लानेरिया और हाइड्रा इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। असल में सोचा जाए तो ये बिल्कुल किसी मार्वल सुपर हीरो जैसा है ना? या जैसे किसी वीडियो गेम में एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाती है। बॉडी पार्ट्स कट होने के बाद भी दोबारा से पूरी तरह रीग्रो हो जाते हैं। एब्सोल्युटली अमेजिंग। अक्सर इन दोनों टर्म्स के बीच लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि फ्रैगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म की बॉडी नेचुरली टूटती है नए ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए, जैसे स्पाइरोजायरा में, जबकि रीजनरेशन में ऑर्गेनिज्म का कोई हिस्सा गलती से कट या खो जाता है और वो उस खोए हुए पार्ट को दोबारा रीग्रो करता है, जैसे प्लेनेरिया में। ये सिंपल कंपैरिजन आपके मार्क्स आसानी से सिक्योर करवा सकता है। चलिए अब अगले मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं, बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये दोनों मेथड्स आउटग्रोथ आने और प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट्स का क्रिएटिवली यूज करने पर फोकस करते हैं। हाइड्रा में बडिंग का प्रोसेस देखिए। पेरेंट की बॉडी पर एक छोटी सी कली यानी बड निकलती है। ये बड धीरे धीरे ग्रो होती है, उसमें टेंटिकल्स आते हैं और फाइनली वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है। ये सच में ऐसा लगता है जैसे रियल टाइम में पेरेंट की बॉडी पर ही एक मिनी वर्जन डाउनलोड हो रहा हो। ईस्ट और हाइड्रा इस प्रक्रिया के सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं। और प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो हमने डेली लाइफ में देखा ही है। आलू यानी पोटैटो में स्टेम का यूज होता है। क्रिस सर का एक बड़ा ही पॉपुलर जोक है कि पोटैटो की जो आईज होती है ना, वो एक्चुअली उसकी बेबी फैक्ट्री होती है। वहीं ब्रायोफिल्म अपनी लीव्स के मार्जिन्स का बड़ा ही क्रिएटिव यूज करता है। और मनी प्लांट या रोज दोनों अपने स्टेम के माध्यम से परफेक्टली ग्रो करते हैं। और अगर इसमें थोड़ी एडवांस साइंस मिला दी जाए तो आता है टिश्यू कल्चर। इसे एक मॉडर्न प्लांट फोटोकॉपी मशीन समझ लीजिए। इसमें लैब्स के अंदर कंट्रोल्ड कंडीशंस में प्लांट्स के छोटे टिश्यूज से ढेरों नए रैपिड और एकदम डिजीज फ्री प्लांट्स उगाए जाते हैं, खासकर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। आर्टिफिशियल मेथड्स में
कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग जैसी टेक्निक्स भी बहुत काम आती हैं। आइए अब अपने आखिरी मेजर रिप्रोडक्शन मेथड की तरफ चलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। ये बेसिकली फंगी और उनके माइक्रोस्कोपिक लेकिन इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग स्पोर्स के बारे में है। इस मेथड को समझने के लिए 3 जरूरी टर्म्स हैं, हाइफे, स्पोरेंजियम और स्पोर्स। इन स्पोर्स के जरिए आगे बढ़ने वाले साइकिल को स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ एक और मस्त मेमोरी ट्रिक यूज कीजिए, स्पोर इक्वल स्टोर, यानी फंगस अपने आगे आने वाले बच्चों को सेफ रखने के लिए इन स्पोर्स में स्टोर करके रखता है। ब्रेड पर जो मोल्ड लगता है ना, राइजोपुस, वो इसी का परफेक्ट उदाहरण है। इसका प्रोसेस बड़ा ही मजेदार है। पहले स्पोरेंजियम डेवलप होता है, उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और फिर अचानक एक धमाके के साथ स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है और सारे स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं। ये फटने का प्रोसेस राइजोपस को नेचर का एक मिनी पॉपकॉर्न मशीन बना देता है। हवा में तैरते इन स्पोर्स को जहां भी मिट्टी या मॉइस्चर मिलता है, बस वहां ये अपना जादू दिखाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इस एक्सप्लेनर को एक अल्ट्रा फोकस्ड रिवीजन के साथ रैप अप करते हैं। अभी तक इस सेशन में हमने जो भी चीजें देखी हैं, उसके सबसे क्रिटिकल एग्जाम टेकअवेज क्या हैं, आइए फटाफट उन पर एक नजर डालते हैं। अंत में इस रैपिड फायर चेकलिस्ट पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एसेक्सुअल का मतलब है सिर्फ एक पेरेंट। अमीबा जुड़ी है बाइनरी फिजन से। प्लाज्मोडियम यानी मल्टीपल फिजन का पूरा स्कूल। हाइड्रा में बडिंग देखी जाती है। राइजोपस में स्पोर पॉपिंग होती है और प्लांट्स में पोटैटो स्टेम से और ब्रायोफाइलम अपनी लीव्स से रिप्रोड्यूस करता है। ये सारे पॉइंट्स इन नोट्स का एकदम निचोड़ हैं। इन सभी फैक्ट्स को समझने के बाद सच में एक सवाल दिमाग में आता है कि इन छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ने अपने सर्वाइवल के लिए अपने डीएनए में ऐसी और कितनी कमाल की एवोल्यूशनरी ट्रिक्स छुपा कर रखी होंगी। सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम मिलते हैं आपसे अगले नए और एक्साइटिंग एक्सप्लेनर में। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस बहुत ही शानदार और हाई एनर्जी प्रीमियम मास्टर क्लास में। आज हम लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे मैकेनिज्म को डीकोड करने वाले हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, हम इसे एकदम प्रीमियम एग्जाम रेडी हैंड रिटन नोट्स के जरिए समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एकदम सीधे पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं। आज की क्लास के टॉपिक्स कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर व्हाई वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, सीड जर्मिनेशन एंड ग्रोथ, और लास्ट में हमारा फाइनल एग्जाम मास्टर गाइड। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, बेसिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स। देखिए, एग्जाम्स के लिए ये बॉक्स वाली डेफिनेशन ना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। इसे ध्यान से समझिए। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक यानी मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं और आपस में मिलकर या कह लीजिए फ्यूज होकर एक नया जीव बनाते हैं। मतलब दो अलग अलग गैमीट्स का बनना और उनका फ्यूज होना, बस यही इस पूरे प्रोसेस का मेन बेस है। अब इस चैप्टर में पूरे मार्क्स लाने हैं तो इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद करना ही होगा। जैसे गैमीटोजेनेसिस का मतलब है युग्मकों का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और फर्टिलाइजेशन का मतलब है नर और मादा युग्मकों का आपस में मिलना। और जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो जो डिप्लॉयड प्रोडक्ट बनता है उसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। ये कीवर्ड्स बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए इसे हमेशा के लिए याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ना आप एक सिंगल प्लेयर गेम मान लीजिए जहां सिर्फ एक खिलाड़ी है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तो एकदम धमाकेदार मल्टीप्लेयर गेम है। यहां दो पेरेंट्स मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सिंपल सी फनी ट्रिक है, पापा प्लस मम्मी इक्वल्स टू बेबी। बस यही इस प्रोसेस का सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। अब इस फ्लो चार्ट को देखिए। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में चलती है। सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन, फिर उनका फ्यूजन जिससे बनता है जाइगोट। इसके बाद ये जाइगोट एम्ब्रियो यानी भ्रूण में डेवलप होता है और फाइनली एक नए जीव यानी न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। एग्जाम में अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना हो तो ये फ्लो चार्ट एकदम परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, व्हाई वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ डीएनए एंड एवोल्यूशन। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि सेल के अंदर जो डीएनए कॉपी होने का काम होता है ना, वो हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता। उसमें कुछ गलतियां यानी एरर्स रह जाती हैं और इन्हीं गलतियों से वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। अब आप सोचेंगे इसका फायदा क्या है?
दरअसल यही वेरिएशंस बदलते पर्यावरण में जीवों को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग-अलग पेरेंट्स का डीएनए मिलता है, इसलिए आने वाली जनरेशन में हमेशा नए और मिक्स्ड गुण आते हैं। सच कहूं तो नेचर को बोरियत बिल्कुल पसंद नहीं है। नेचर कहती है सेम सेम तो बहुत बोरिंग है भाई, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, इसीलिए ट्रेड्स मिक्स होते हैं। एक फनी एग्जांपल लें तो अगर दोनों पेरेंट्स क्लास टॉपर हों तो बच्चा भी काफी इंटेलिजेंट हो सकता है, राइट? क्योंकि दोनों के शानदार गुण आपस में मिक्स हो रहे हैं। यही वेरिएशंस कमाल करते हैं। एग्जाम्स के नजरिए से ये एग्जाम बूस्टर पॉइंट्स बहुत काम के हैं। हमेशा याद रखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन बढ़ता है और वेरिएशन से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं, जो इवोल्यूशन में मदद करते हैं। और हाँ, गैमीट्स बनने की प्रक्रिया मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन कहलाती है। इसके लिए मेरी ये ट्रिक याद रखिएगा। मियोसिस मतलब हाफ, क्योंकि इस प्रोसेस में क्रोमोसोम्स की संख्या बिल्कुल आधी रह जाती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, द एनाटॉमी ऑफ अ फ्लावर। आपको पता है, फूल असल में पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और यहाँ इसके मेल और फीमेल पार्ट्स को एकदम क्लियरली बांटा गया है। स्टेमन इसका नर भाग है, जिसमें एंथर पॉलन बनाता है और फिलामेंट उसे सपोर्ट करता है। वहीं पिस्टल या कार्पल इसका मादा भाग है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होते हैं। बाहरी हिस्से में सीपल्स प्रोटेक्शन देते हैं और पेटल्स अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम में इसका एक क्लियर लेबल डायग्राम बनाना आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। इसे और अच्छे से दिमाग में फिट करने के लिए फूल को एक शानदार शादी का हॉल समझ लीजिए, जहां पॉलन यानी परागकण मेल गेस्ट हैं, ओव्यूल हमारी फीमेल गेस्ट हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, तो समझ लीजिए शादी हो गई। है ना बिल्कुल आसान और मजेदार तरीका इसे याद रखने का। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, द बोटैनिकल मैच मेकिंग। देखिए, पॉलिनेशन को अगर सिंपल भाषा में समझें तो ये एक डिलीवरी प्रोसेस है। इसमें परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। अगर ये उसी फूल में हो तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कहते हैं, और अगर एक फूल से दूसरे फूल में हो तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और इस डिलीवरी के लिए हवा, पानी, कीड़े या पक्षियों की जरूरत होती है। आप मधुमक्खी को नेचर की डिलीवरी गर्ल मान सकते हैं, जो पॉलन को उसकी सही जगह पहुंचाती है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के ये 5 दिलचस्प स्टेप्स शुरू होते हैं। पॉलन जैसे ही स्टिग्मा पर लैंड करता है, वो एग तक पहुंचने के लिए एक सीक्रेट टनल बनाता है, जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। मेल गैमीट इसी टनल के रास्ते से ट्रैवल करता है और एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना लेता है। एकदम सिंपल और क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, सीड जर्मिनेशन एंड ग्रोथ फ्रॉम सीड टू न्यू प्लांट। एग्जाम्स में ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बार पूछा जाता है, इसे बिल्कुल रट लीजिए। निषेचन के बाद ओव्यूल बदल जाता है सीड यानी बीज में, और ओवरी बदल जाती है फ्रूट यानी फल में, और जो हमारा जाइगोट था वो डेवलप होकर एम्ब्रियो या भ्रूण बन जाता है। ये टेबल बहुत स्कोरिंग है। जर्मिनेशन यानी बीज अंकुरण वो जादुई पल है जब एक बीज नींद से जागकर एक छोटा पौधा यानी सीडलिंग बनता है। उसे जागने के लिए सही मात्रा में पानी, हवा और एक सूटेबल टेम्परेचर की जरूरत होती है। मजेदार तरीके से इमेजिन करें तो बीज मस्त पानी पीकर उठता है और जोश में कहता है, बस अब मैं प्लांट बनूंगा। यही बीज का अंकुरण है। बीज के अलग अलग भागों को याद रखने की एक बहुत ही कमाल की फोनेटिक ट्रिक बताता हूं। रेडिकल से बनती है रूट, ध्यान दीजिए दोनों आर से शुरू होते हैं, और प्लूम्यूल से बनता है शूट यानी प्लांट का टॉप हिस्सा। इसके अलावा सीड कोट उसे बाहर से प्रोटेक्शन देता है और कॉटिलिडन्स उसके लिए खाना स्टोर करके रखते हैं। एकदम आसानी से याद हो जाएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, फाइनल एग्जाम मास्टर गाइड, हाई यील्ड समरी। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फास्ट प्रोसेस है। इसमें गैमीट्स नहीं बनते और वेरिएशन भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेरेंट होता है। इसके बिल्कुल उलट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा धीमा प्रोसेस है। इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, गैमीट्स बनते हैं, और सबसे जरूरी बात, यह ढेरों वेरिएशंस पैदा करता है। एग्जाम के लिए ये बाइलिंगुअल 1 वर्ड मीनिंग्स की लिस्ट एक बार जरूर देख लीजिए। पॉलिनेशन मतलब परागण, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, ओवरी मतलब अंडाशय, और ओव्यूल यानी बीजांड। इन टेक्निकल वर्ड्स को एक बार अच्छे से मास्टर कर लेंगे तो एग्जाम के दिन कोई भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा।
टेस्ट देने जाने से ठीक पहले इन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स को जरूर रिवाइज कीजिएगा। जैसे कि फूल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, ओव्यूल से बीज बनता है और मियोसिस से गैमीट्स बनते हैं। अब जरा सोचिए, प्रकृति की इस शानदार मैच मेकिंग और जीवन बनाने की अद्भुत कला को समझने के बाद क्या हमारे आसपास के पौधों और जीवों को देखने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल जाता? बिल्कुल बदल जाता है। तो बस इसी तरह सीखते रहिए और विज्ञान के इस जादू को एक्सप्लोर करते रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन के बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एक साथ मिलकर एक नए जीवन का निर्माण करते हैं। सच कहूं तो ये बायोलॉजी का सबसे बेहतरीन टीम वर्क है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यह सेशन आपके एग्जाम्स के लिए कंप्लीट गाइड होने वाला है। हमारे नोट्स के इंडेक्स के हिसाब से हम 6 चैप्टर्स देखेंगे। प्यूबर्टी के बॉडी चेंजेस से शुरुआत करते हुए दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, फर्टिलाइजेशन, मासिक चक्र और आखिर में सबसे जरूरी टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक जाएंगे। तो चलिए अपने नोट्स का पहला पन्ना पलटते हैं। चैप्टर 1, किशोरावस्था एवं यौवनावस्था। देखते हैं कि मानव शरीर खुद को इस पूरे प्रोसेस के लिए तैयार कैसे करता है। अब देखिए, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था बचपन और बड़े होने के बीच का वो पुल है जिससे हम सब गुजरते हैं। और प्यूबर्टी, ये वो स्टेज है जब हमारे जनन अंग मैच्योर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो एग्जाम में पूछी जाती है, ये सारे बदलाव अपने आप नहीं होते। ये पूरी तरह से हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का खेल है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। प्यूबर्टी के दौरान कुछ चीजें लड़कों और लड़कियों दोनों में कॉमन होती है, जैसे बालों की ग्रोथ या पिंपल्स आना। लेकिन कुछ बायोलॉजिकल अपग्रेड्स बिल्कुल अलग होते हैं। लड़कियों में मासिक धर्म का शुरू होना और लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना और आवाज का भारी होना। ये डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इन सब को याद रखने का हमारा फेवरेट कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल। प्यूबर्टी मतलब आपके शरीर का एक बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड। ऐसा समझ लीजिए कि नेचर आपका अडल्ट मोड एक्टिवेट कर रही है। और लड़कों की आवाज जो अचानक फटने लगती है ना, वो और कुछ नहीं, बस नेचर का अपना फ्री ऑटो ट्यून है। चलिए अब आते हैं चैप्टर 2 पर, पुरुष जनन तंत्र। समझते हैं कि ये बायोलॉजिकल मशीनरी काम कैसे करती है। मेल सिस्टम के हर एक पार्ट का अपना एक फिक्स्ड जॉब है। टेस्टिस का काम है स्पर्म्स बनाना, एपिडिडिमिस उन्हें स्टोर करता है और वासा डेफरेंस उन्हें आगे ले जाता है। साथ ही सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड उन्हें न्यूट्रिशन देते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक टीम की तरह स्पर्म्स को बनाने, उन्हें पालने और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, टेस्टिस शरीर के बाहर स्क्रोटम में क्यों होते हैं? इसका सीधा सा जवाब है, टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए एक बायोलॉजिकल एसी रूम चाहिए होता है। जी हाँ, उन्हें हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम तापमान की जरूरत होती है ना? कमाल का सिस्टम। तो स्पर्म का पूरा रास्ता क्या है? इस फ्लो चार्ट को देखिए। टेस्टिस से निकलकर स्पर्म यूरेथ्रा तक पहुंचता है और यहां मार्जिन में एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, सीमन यानी वीर्य। सिर्फ स्पर्म नहीं है, ये स्पर्म्स और ग्लैंड से निकले हुए जरूरी सिक्रीशंस का एक मिक्सचर होता है। इसे एग्जाम में जरूर कोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, स्त्री जनन तंत्र। अब जरा फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी को समझते हैं। मेल सिस्टम की ही तरह फीमेल सिस्टम में भी हर अंग का एक स्पेशल रोल है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरी यानी अंडाशय। इसके 2 काम है, हर महीने एक अंडा यानी एग रिलीज करना और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जैसे जरूरी हार्मोन्स बनाना। और फिर गर्भाशय यानी यूटेरस वो जगह है जहां एक नया जीवन पलता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि फर्टिलाइजेशन असल में होता कहाँ है, तो याद रखिए ये कॉन्सेप्ट, फेलोपियन ट्यूब ही वो अल्टीमेट मीटिंग पॉइंट है। यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां स्पर्म और एग की मुलाकात होती है। चैप्टर 4, निषेचन और शिशु जन्म। तो जब स्पर्म और एग मिल जाते हैं, उसके बाद कहानी कहाँ जाती है? इस फ्लोचार्ट से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। स्पर्म अंदर एंटर करता है, यूटेरस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और एग के साथ फ्यूज हो जाता है। इस फ्यूजन से बनता है जाइगोट। फिर जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता है, जो जाकर सीधे गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब सोचिए, बच्चा 9 महीने तक मां के पेट में है, तो उसे खाना और ऑक्सीजन कैसे मिलता है? इसका जवाब है प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा बिल्कुल बच्चे के लिए एक ज़ोमैटो या फूड डिलीवरी ऐप का काम करता है। ये सारा न्यूट्रिशन अंदर लाता है और वेस्ट को बाहर निकालता है पूरे 9 महीने के जेस्टेशन पीरियड तक। चैप्टर 5 मासिक चक्र। अभी हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन होने पे क्या होता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर एग फर्टिलाइज ही ना हो तब बायोलॉजिकली क्या होता है? तब शुरू होता है मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो गर्भाशय की वो जो अंदरूनी परत बनी थी ना, वो टूट जाती है और वो अनफर्टिलाइज्ड एग और टूटी हुई लाइनिंग ब्लड और म्यूकस के रूप में शरीर से बाहर आ जाती है। ये साइकिल लगभग हर 28 दिन में रिपीट होती है। इसे समझने का एक बहुत ही प्यारा और आसान तरीका है। गर्भाशय हर महीने एक बेबी रूम तैयार करता है, नई गद्देदार लाइनिंग बनाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो रूम साफ कर दिया जाता है। यानी मेंस्ट्रुएशन और कुछ नहीं, बस बॉडी का अपना एक नेचुरल मंथली क्लीनिंग सिस्टम है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी चैप्टर पर, चैप्टर 6 प्रजनन स्वास्थ्य। यहां हम बात करेंगे अवेयरनेस, सेफ्टी और पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। आपको क्या लगता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ शरीर का फिट होना है? बिल्कुल नहीं। इसमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक और सामाजिक वेलबीइंग भी शामिल है। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी से हमें बीमारियों से बचने की अवेयरनेस मिलती है और हम जनसंख्या नियंत्रण जैसी बड़ी चीजों को मैनेज कर पाते हैं। अब इस टेबल को देखिए। यौन संचारित रोग यानी एसटीडीज जैसे एचआईवी एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस, ये बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं। इनसे बचने का तरीका क्या है? सेफ प्रैक्टिसेस। यहां प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाइक चलाते वक्त सेफ्टी हेलमेट पहनना। ये सीधे सीधे आपकी जान बचाता है। बर्थ कंट्रोल की मुख्य रूप से 4 विधियां होती हैं। पहला, बैरियर मेथड, जो स्पर्म की एंट्री ही रोक देता है। दूसरा, केमिकल, जैसे पिल्स जो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते। तीसरा है कॉपर टी जैसे आईयूसीडीज, जो एम्ब्रियो को चिपकने नहीं देते। और चौथा है सर्जिकल मेथड। और हाँ, एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की डेफिनेशन भी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एग्जाम्स में अक्सर बच्चे वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ट्रिक हमेशा याद रखिए। वासेक्टोमी में वर्ड आता है वास, जो जुड़ा है पुरुषों के वास डिफरेंस के कटने से, और ट्यूबेक्टोमी में वर्ड है ट्यूब, जो सीधे सीधे महिलाओं की फेलोपियन ट्यूब के कटने से जुड़ा है। अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए इस मास्टर क्लास को वाइंड अप करते हैं इस रैपिड फायर चेकलिस्ट के साथ। टेस्टी स्पर्म बनाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, प्लासेंटा न्यूट्रिशन देता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो मेंस्ट्रुएशन होता है। सब कुछ क्लियर है ना? अब अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या मानव शरीर का ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम प्रकृति की सबसे अद्भुत और बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना नहीं है? इसी विचार के साथ अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते रहिए और एग्जाम्स में फोड़ कर आइए। नमस्कार सभी को, सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पौधों और मनुष्यों दोनों में इन कंप्लीट डायग्रामेटिक नोट्स को एकदम डिटेल में और बिल्कुल सिंपल तरीके से डिकोड करने वाले हैं। चलिए इस स्ट्रक्चर्ड एजेंडा को जल्दी से देख लेते हैं। पहला, बेसिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा, प्लांट रिप्रोडक्शन और पॉलिनेशन। तीसरा, ह्यूमन प्यूबर्टी और एनाटॉमी। चौथा, फर्टिलाइजेशन और मेंस्ट्रुएशन। पांचवा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और आखिर में एक सॉलिड फाइनल एग्जाम समरी। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, बेसिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड की सबसे फंडामेंटल नींव है। इस डेफिनेशन का सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? नए जीवन की शुरुआत के लिए मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूज होना बिल्कुल जरूरी है। क्रिश सर का एक बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मेल सेल प्लस फीमेल सेल इक्वल्स न्यू लाइफ। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो एग्जाम में और कॉन्सेप्ट समझने में बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है। आगे बढ़ने से पहले ये 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारे टूल किट में होने ही चाहिए। गैमीट्स यानी युग्मक, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, जाइगोट यानी युग्मनज, एम्ब्रियो जिसे भ्रूण कहते हैं, और प्यूबर्टी यानी यौवन अवस्था। इन्हें दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। अब सोचिए, ये पूरा प्रोसेस बायोलॉजिकली इतना जरूरी क्यों है? असल में जब डीएनए कॉपिंग होती है तो उस दौरान छोटे छोटे बदलाव होते हैं। इनसे आती हैं वेरिएशंस, और बदलते माहौल में यही वेरिएशंस सर्वाइवल का सबसे बड़ा पावर बनती हैं।
क्रिश सर की ट्रिक वेरिएशन इक्वल्स सर्वाइवल पावर इस पूरे कॉन्सेप्ट का एकदम परफेक्ट निचोड़ है। आइए बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, प्लांट रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन। चलिए देखते हैं फूलों की फैसिनेटिंग मैकेनिक्स आखिर काम कैसे करती है। फूल की एनाटॉमी याद रखना अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, पर इस सिंपल स्पा ट्रिक से सब आसान हो जाता है। एस से सेपल्स, पी से पेटल्स, ए से एंड्रूशियम यानी स्टेमन और सी से कार्पल। इस एक छोटी सी ट्रिक से फंक्शंस और पार्ट्स एकदम स्मूथली दिमाग में छप जाते हैं। अब पॉलिनेशन यानी परागण को एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन एक सेल्फी लेने जैसा है, जहां सब कुछ एक ही फूल के अंदर हो रहा है, और क्रॉस पॉलिनेशन वो अलग फूलों के बीच की दोस्ती यानी फ्रेंडशिप की तरह है, जहां पॉलन शेयर होता है ना कमाल का कंपैरिजन। फर्टिलाइजेशन का ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिए। पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब के जरिए ट्रैवल करता है, जिसे बड़ा ही क्रिएटिवली लव टनल कहा गया है, और ओव्यूल के पास जाकर फ्यूज होता है, जिससे जाइगोट बनता है। ये फ्लो बिल्कुल क्लियर और लॉजिकल है। फर्टिलाइजेशन के बाद का जादू देखिए। ओव्यूल एक बीज यानी सीड बन जाता है और ओवरी फ्रूट बन जाती है। बीज के इन 4 कंपोनेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ रूट इक्वल्स रेडिकल और प्लूम्यूल इक्वल्स प्लांट टॉप पार्ट वाली ट्रिक सच में लाइफ सेवर है। रूट और रेडिकल का आर मैच करना सिंपल, सॉलिड और इफेक्टिव। बीज बनने के बाद आता है जर्मिनेशन का प्रोसेस। एक सोता हुआ बीज कैसे जागता है, सीड से रेडिकल और प्लूम्यूल निकलते हैं और देखते ही देखते एक नया सीडलिंग यानी छोटा पौधा पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ह्यूमन प्यूबर्टी एंड एनाटॉमी। यहाँ से हम ह्यूमंस के इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझेंगे। प्यूबर्टी को अगर सिंपली समझना हो तो ये ह्यूमन बॉडी का एक बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट है। ये वो एज है जब बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी तरह से मैच्योर होने लगते हैं। इस मेमोरी बॉक्स कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत फायदेमंद रहेगा। इस फेज के दौरान लड़कों और लड़कियों में आने वाले चेंजेस बिल्कुल अलग होते हैं। लड़कों में आवाज का भारी होना, दाढ़ी आना और मसल्स बनना, वहीं लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना। ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं। मेल और फीमेल एनाटॉमिकल पार्ट्स और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी ही चाहिए। मेल ट्रांसपोर्ट पाथवे के लिए ये TVPUP निमोनिक एकदम गेम चेंजर है। इससे एक एक स्टेप बिना किसी रुकावट और गलती के याद रहता है। सेक्शन 4 में आते हैं ह्यूमन फर्टिलाइजेशन और मेंस्ट्रुएशन। यहाँ 2 मेन बायोलॉजिकल आउटकम्स आते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फिर मेंस्ट्रुएशन। अगर स्पर्म की जर्नी को ट्रेस करें तो फिलोपियन ट्यूब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग स्टेशन बन जाती है। यही वो जगह है जहां स्पर्म और एग मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा होकर जाइगोट बनता है। जब जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता है तो उसकी सारी ज़रूरतें प्लेसेंटा पूरी करता है। ये स्ट्रक्चर एक एब्सोल्यूट लाइफलाइन है जो माँ से एम्ब्रियो तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाता है। जाइगोट से लेकर एक बेबी बनने तक का सफर इस प्लेसेंटा के बिना बिल्कुल नामुमकिन है। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या? तब यूट्रस की जो लाइनिंग तैयार हुई थी वो टूटने लगती है और यहीं से मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। सिंपली समझे तो बेबी रूम रेडी, बेबी नहीं आया तो सफाई शुरू। ये बिल्कुल एक नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है। सेक्शन 5 फोकस करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और STDs पर। ये बायोलॉजी का सबसे क्रूशल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है जहां सेफ्टी और प्रिवेंशन की बात आती है। इस टेबल में सारी जरूरी इंफॉर्मेशन एक साथ कंडेंस्ड है। STDs, उनके कारण और बचाव के तरीके। बर्थ कंट्रोल मेथड्स को दिमाग में रखने के लिए CPPS ट्रिक का यूज करना बेस्ट है। कॉन्डम, पिल्स, कॉपर्टी और सर्जरी, सब कुछ एकदम नीटली और सिस्टमैटिकली अरेंज्ड। और अब सेक्शन 6 फाइनल फ्लो चार्ट एंड एग्जाम पॉइंट्स। ये हमारा अल्टीमेट एंकर है जहां सब कुछ एक साथ लॉक हो जाएगा। इस मैक्रो लेवल फ्लो चार्ट से पूरे चैप्टर की पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। पहले रिप्रोडक्शन के ब्रांचेस और फिर प्लांट्स और ह्यूमंस दोनों के अलग अलग लेकिन पैरेलल पाथवेज कैसे आगे बढ़ते हैं। एक बार इसे देख लिया तो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए माइंड में सेट।
और ये रहे टॉप 10 एब्सोल्यूट मस्ट नो फैक्ट्स जो इन नोट्स का असली निचोड़ हैं। इनका सॉलिड रिवीजन एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। जिस वेरिएशन और अडेप्टेशन ने हमारी प्रजाति को इतने हजारों सालों से जिंदा और बेहतर रखा है, क्या हमारा आधुनिक और आरामदायक टेक ड्रिवन लाइफस्टाइल इस नेचुरल एवोल्यूशन को स्लो कर देगा? इस डीप थॉट पर जरूर सोचिएगा। एक्सप्लेनर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।